सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है साल 1980 की, जब एक इंसान ने केवल 18,700 रुपये में एक रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदी थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाड़ी की कीमत आज क्या है? 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि आखिर इन 45 सालों में ऐसा हुआ क्या है? दरअसल कीमत में बढ़ोतरी की इस घटना को कहा जाता है इन्फ्लेशन, हिंदी में मुद्रास्फीति या सामान्य भाषा में महंगाई। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का मतलब है समय के दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु या सेवा की कीमत में बढ़ोतरी का होना। जैसे साल 1965 में आप एक साइकिल को मात्र 100 रुपये में खरीद सकते थे, लेकिन अब वही साइकिल आपको 10,000 रुपये में मिलेगी। यानी समय के दो निश्चित बिंदुओं 1965 और 2025, इन दोनों बिंदुओं के बीच में साइकिल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो स्वागत है दोस्तों आपका दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में, जहां हम महंगाई के इन्हीं तमाम पहलुओं को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर महंगाई होती क्यों है, यानी महंगाई बढ़ती क्यों है। दरअसल दुनिया संतुलन के सिद्धांत पे काम करती है। दिल और दिमाग का संतुलन, दिन और रात का संतुलन और यहाँ तक कि जीवन का संतुलन। इसी तरह किसी वस्तु की कीमत भी उसकी मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई के संतुलन से तय होती है। अगर मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम तो महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा तो कीमत कम हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 पेन हैं और उनको खरीदने वाले लोगों की संख्या भी 5 है। अब आप हर एक इंसान को 1-1 रुपये में पेन दे सकते हैं, पर अचानक से पेन खरीदने वाले लोगों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? अब आप पेन उस इंसान को देंगे जो आपको ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार होगा। तो इस तरह से पेन की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये भी हो सकती है, 3 रुपये भी हो सकती है या 10 रुपये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी पेन की कीमत उसकी मांग यानी डिमांड पर निर्भर करती है। अब कीमत को बढ़ाने वाले इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला, मांग प्रेरित कारक, जो किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं, जैसे लोगों की आय का बढ़ जाना। तो जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा लोन की उपलब्धता का आसान हो जाना, सरकारी खर्च का बढ़ना। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इन सभी फैक्टर्स की वजह से लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा डिमांड हो रही है, और डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत ज़्यादा होती है। दूसरे फैक्टर्स हैं लागत प्रेरित कारक। ये कारक तब काम करते हैं जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है और व्यापारी ज़्यादा कीमत वसूलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हम प्याज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में प्याज नासिक से आता है। अब नासिक का सेलर इस प्याज को 100 रुपये किलो बेचता है और 10 रुपये पेट्रोल की लागत है। तो इस तरह दिल्ली में आपको 110 रुपये में प्याज मिलता है। अब सोच कर देखिए कि अगर पेट्रोल की कीमत 10 रुपये से बढ़कर के 20 रुपये हो जाती है तो ये अतिरिक्त 10 रुपये जो हैं आपकी कीमत में ऐड कर दिए जाएंगे। यानी अब प्याज आपको 110 रुपये में नहीं बल्कि 120 रुपये में मिलेगा। यानी यहाँ प्याज की कीमत तो नहीं बढ़ी है, मगर प्याज की लागत ज़रूर बढ़ गई है, और इस तरह से प्याज महंगा हो गया है। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर इस पेन या प्याज की कीमत का बढ़ना या सामान्य भाषा में महंगाई का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है या ख़राब बात? दरअसल महंगाई का ना तो बढ़ना अच्छी बात है और ना ही बहुत कम होना, यानी यहाँ भी बैलेंस की ज़रूरत है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो ये सामान्य लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करती है, आपकी जेब को इम्पैक्ट करेगी, और आम लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो आपकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आप इस 10 रुपये से 2 सेब खरीद सकते हैं, क्योंकि एक सेब की कीमत 5 रुपये है। अब महंगाई बढ़ जाती है और सेब की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है। यानी अब आप केवल एक ही सेब खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई को बढ़ने ही ना दिया जाए, 0% बना करके रखा जाए, क्योंकि अगर महंगाई बहुत कम होगी तो ये GDP को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि महंगाई कम होने का मतलब है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं, और लोग खर्च कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो इस तरह इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये ज़रूरी है कि महंगाई संतुलन में बनी रहे। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर।
आखिर हमारे देश में महंगाई को संतुलित करने का काम यानी कि बैलेंस बनाने का काम करता कौन है? तो भारतीय कानूनों के मुताबिक ये जिम्मेदारी दी गई है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिसको कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। समिति को ये टारगेट दिया गया है कि देश में महंगाई 2% से नीचे न जाए और 6% से ऊपर न जाए, जिसे इन्फ्लेशन टारगेट का अपर और लोअर बैंड कहा जाता है। एमपीसी इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें सबसे मेन टूल है रेपो रेट, यानी वह रेट जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और फिर बैंक वही पैसा आगे सामान्य लोगों को लोन की तरह वितरित करते हैं। जब महंगाई ज्यादा होती है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक आरबीआई से कम उधार लेंगे और सामान्य लोगों को भी कम लोन देंगे और इस तरह इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट हो सकती थी उसको रोका जा सकता है और कीमतों को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब जीडीपी को बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं और आगे ज़्यादा पैसा लोन की तरह देते हैं और इस तरह से डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। रेपो रेट के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें आरबीआई इस्तेमाल करती है। इन टूल्स को कहा जाता है मौद्रिक उपकरण यानी कि मॉनिटरी टूल्स, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, इस तरह के बहुत सारे टूल शामिल हैं। इसके साथ सरकार भी महंगाई को रोकने की कोशिश करती है और सरकार भी अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसको कहा जाता है राजकोषीय उपकरण, जिसमें सरकार का ज़्यादा खर्च करना या सरकार की तरफ से टैक्स रेट में कमी करना, इस तरह के उपकरण शामिल होते हैं। तो महंगाई पर अपनी इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आरबीआई की एमपीसी जल्द ही अपनी बैठक आयोजित करने वाली है और इस बैठक के दौरान जो भी डिसीजन होता है उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है और उस बैठक में उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।